हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिपेंडेंसी फिजिकल पैरामीटर्स की टेम्परेचर के ऊपर। और फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट होता है कि फिजिकल पैरामीटर्स जो है वो टेम्परेचर पे कैसे कैसे निर्भर करते हैं। तो लगातार क्वेश्चंस यहाँ से देखे जाते हैं कॉम्पिटिटिव दुनिया में, चाहे वो गेट नेट मार्क जस्टिफर जैम के स्टूडेंट्स हों, चाहे देश में किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हों, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो पे डिस्कस की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगा और यहाँ से क्वेश्चंस आपको कंपटीशंस में मिलते रहेंगे। तो पहले रेडिएशंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारी कोई ब्लैक बॉडी है वो टेम्परेचर टी के ऊपर है, तो ब्लैक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे 3 डायमेंशंस में, वो टी की पावर क्यूब पर डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर हमारा दुगना हो जाता है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स बढ़ जाती है। उसी तरीक़ा से जो एनर्जी है ब्लैक बॉडी की, जो एनर्जी रेडिएटेड है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो टी की पावर 4 पर निर्भर करती है, जिसे हम स्टीफन्स लॉ कहते हैं। और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा टी नॉट है तो जो हमारा ब्लैक बॉडी के द्वारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है वो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। तो ये ध्यान रखें और साथ साथ ये भी याद रखें कि एनर्जी रेडिएटेड 2 चीज़ों का फैक्टर होती है, बल्कि 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। और ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो 4 चीज़ों पर निर्भर करती है कि अगर हम यहाँ से एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टी की पावर 4 ले रहे हैं, तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ई और आ जाता है, जो इमिसिविटी होती है ब्लैक बॉडी की। तो एनर्जी इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी पर निर्भर करती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया पर निर्भर करती है, अगर बॉडी का एरिया 2 बॉडी हैं सेम टेम्परेचर पे हैं, अगर उनके एरिया बड़ा एरिया वाले से जो है ज़्यादा एनर्जी रेडिएटेड होगी। इमिसिविटी एरिया और टाइम पर निर्भर करती है कि कितने टाइम तक एनर्जी रेडिएशन हो रहा है, और टी की पावर 4 पर निर्भर करती है, जहाँ टी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होता है। तो ये इस पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके अलावा जो हमारी एंट्रोपी है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो भी टी की पावर क्यूब पर निर्भर करती है, और सी वी जो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है वो टी की पावर क्यूब पर डिपेंड करता है। और सी वी और एस में रिलेशंस जो होता है वो सी वी इजकल टू 3s होता है, जहाँ सी वी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है और एस एंट्रोपी है। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे 3D के लिए हैं। इनमें एक पावर हम कम करते चले जाएं तो वो हमारे सब 2D के लिए बन जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 डायमेंशंस ब्लैक बॉडी वो टी स्क्वायर पर निर्भर करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स एनर्जी टी की पावर क्यूब पर निर्भर करती है, एंट्रोपी टी स्क्वायर पर निर्भर करती है, सी वी जो है वो टी स्क्वायर पर निर्भर करता है, और सी वी जो है वो 2s के इक्वल होता है। 1 डायमेंशंस में नंबर ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एनर्जी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एंट्रोपी टी के प्रोपोर्शनल होती है, सी वी प्रोपोर्शनल टू टी होती है, और सी वी बराबर एस। सी वी यहाँ स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है और एस यहाँ पे एंट्रोपी है। साथ साथ एक जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये मैं सब रब करे दे रहा हूँ, रेडिएशन का फॉर्मूला। मुझे उम्मीद है आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, और स्क्रीनशॉट के बाद मैंने नोट डाउन कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिन पर लगातार क्वेश्चंस देखे जाते हैं। एक यहाँ पे न्यूटन्स के कूलिंग लॉ से भी क्वेश्चंस आता है कि एक बॉडी है ब्लैक बॉडी जिसका इनिशियल टेम्परेचर θ1 है, बाद में टेम्परेचर T2 हो जाता है, और टाइम T के अंदर ऐसा होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है रेट ऑफ कूलिंग इसे बोलते हैं, टेम्परेचर का फॉल पर यूनिट टाइम, वो हमारा होता है कि यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और θ1 प्लस θ2 यही टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर θ1, फाइनल टेम्परेचर θ2 अपॉन 2 माइनस, और θ0 है सराउंडिंग टेम्परेचर है। ये न्यूटन्स का कूलिंग लॉ है, इस पर भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इसमें क्या करता है कि इनिशियल टेम्परेचर बताता है इतना था, फाइनल टेम्परेचर बताता है, मीन्स इतना टेम्परेचर था शुरू में, बाद में इतना हो जाता है, इतने समय में हो जाता है, सराउंडिंग टेम्परेचर इतना है, और फिर बाद में कहता है कि अगर इतने से इतना टेम्परेचर फॉल होता है तो कितना समय लेगा। तो इसी को ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ है। इसको मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, और इस वीडियो में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस इससे देखे जाते हैं। पहले इक्वेशन से के निकाल लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन से θ1 θ2 हमें देता है, टी पूछता है, तो 2 इक्वेशंस बना लेते हैं अलग अलग, और उन्हें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ से। उसके अलावा वीन्स लॉ है, जो हमारा वीन्स लॉ है उसमें हम सब जानते हैं कि जो वीन्स लॉ है
वो हमारा लैम्डा एम टी कॉन्स्टेंट को मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी, जिसके अंदर जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो ब्लैक बॉडी के द्वारा जो वेवलेंथ इमिटेड है वो घटती जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है वीन्स लॉ पे लैम्डा एम टी बराबर कॉन्स्टेंट पे क्वेश्चंस पूछता है लैम्डा एम टी इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी याद रखें 0.3 सेंटीमीटर इंटू केल्विन, ये एक अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है। लैम्डा एम हमें दे देता है और टी पूछ लेता है, कई बार टी दे देता है, लैम्डा एम पूछ लेता है। तो ये सदा ध्यान रखें, फॉर्मूला वीन्स लॉ हमारा फॉर्मूला है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हमारा ब्लैक बॉडी हाईएस्ट टेम्परेचर उस पर होती है, हाईएस्ट एनर्जी रेडिएटेड होती है, तो वो फार्मूला जो हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा गैस पे जो है वो टी अपॉन टी गैस की पावर 5 पर निर्भर करता है। उस केस के अंदर जब हमारी एनर्जी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन हो रहा है, तो ये भी ध्यान रखें यू लैम्डा जो है वो एनर्जी रेडिएटेड वेवलेंथ लैम्डा पे, यू लैम्डा गैस है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम में ही है दोनों, ये लैम्डा गैस पे है, टी जो है टेम्परेचर, टी जब है जब वेवलेंथ लैम्डा एम हो रही है, और टी गैस जब टेम्परेचर है जब लैम्डा गैस होती है। तो ये फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है यहाँ भी। उसके अलावा ये भी याद रखें कि जो हमारा एनर्जी है, जो ऑसिलेटर की एनर्जी होती है, उसका फार्मूला होता है हमारा हाफ एच कट ओमेगा प्लस एच कट ओमेगा अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1। ये हमारी एवरेज एनर्जी होती है टेम्परेचर टी पर, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है, हाफ एच कट ओमेगा। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, सीधा सीधा फार्मूला ये पूछा जाता है कंपटीशंस में। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे। उसके अलावा वीडमैन फ्रेंज लॉ है, जो हमारा के है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के इक्वल होती हैं। जहाँ ये सिग्मा है वो कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, के जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। तो के अपॉन सिग्मा की जो वैल्यू है वो इन दोनों की जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल टू टी होती है। और जब इस टी को इधर ले आते हैं तो ये हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 3 के अपॉन ई का स्क्वायर बन जाता है। के जहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये पूछेगा के अपॉन सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होता है, या के अपॉन सिग्मा टी बराबर कांस्टेंट के कौन सा लॉ होता है, तो ये वीडमैन फ्रेंज लॉ होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये भी याद रखें कि जो सिग्मा है वो हमारी रहती है सिग्मा इजकल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम, जहाँ एन जो है वो फ्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और टो जो है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। और यहाँ से हमारा सिग्मा अगर हम ये रख देंगे तो यहाँ से के भी इवैल्यूएट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो के पता चल जाएगा। तो ये ध्यान रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो भी के है, वो भी एन का फंक्शन होती है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा भी एन के प्रोपोर्शनल होती है। ये ध्यान रखें। साथ साथ जो हमारा ये ध्यान रखें कि जो हमारी ब्राउनियन मोशन होती है, ब्राउनियन मोशन के अंदर जो हमारा फ्लक्चुएशंस होता है पार्टिकल्स का, फिनोमेना डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू डी की वैल्यू होती है के बी टी अपॉन 6 पाई ईटा। ईटा जहाँ पर जिस माध्यम में ब्राउनियन मोशन हो रही है उसकी विस्कोसिटी है, आर रेडियस ऑफ द जो हमारा मतलब मोशन कर रहा है मॉलिक्यूल या पार्टिकल, उसकी रेडियस है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, तो डिफ्यूजन रेट जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और डी जो है वो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 इंटू टी पर निर्भर करता है। टी जहाँ टाइम है और ये मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट है। तो मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आर जो रेडियस ऑफ द पार्टिकल है उसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर देगा, स्मॉल टी टाइम बताएगा, ईटा और आर देगा, और मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाता है। तो ब्राउनियन मोशन का इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन थ्योरी और लैंगविन थ्योरी, वो दोनों से ये एक्सप्रेशन हमारा ऑब्टेन होता है। कभी किसी और वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर कभी आगे डिस्कस करूंगा इसका डेरिवेशन भी। साथ साथ ये भी याद रखें कि मीन स्क्वायर डिपेंडेंसी जो है डिस्प्लेसमेंट की वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर है। तो टी पर डिपेंडेंसी है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडियस ऑफ द जो हमारा रेडियस ऑफ द पार्टिकल है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी याद रखें कि कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड में मेजर किया जाता है। कंपटीशंस में देखा है मैंने, जब पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन की डायमेंशन क्या होती है, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से टी हो जाएगा, तो एल स्क्वायर अपॉन टी या एल स्क्वायर टी माइनस 1। एल जहाँ लेंथ है और टी जहाँ
टाइम है, तो ये भी ध्यान रखें, ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। उसके अलावा जो गैसेज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है, ये ब्रोनियन मोशन के लिए एक्सप्रेशंस था। ये हमारा गैसेज में है, जब हमारे हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की तरफ को चलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, तो डी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन 1/3 लैम्डा वी बार होती है, जहाँ वी बार एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल की और लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ लैम्डा का फॉर्मूला जो टेम्परेचर के टर्म्स में होता है, मीन फ्री पाथ वो के टी √2 पाई पी डी स्क्वायर होता है, जहाँ टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर है और डी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो ये भी ध्यान रखें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रेशर पर पूछता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और लैम्डा जो है 1/d स्क्वायर पर निर्भर करता है, जहाँ डी डायमीटर है। यहाँ जो वी बार है, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू √8 kT/πm होती है। तीनों फार्मूले जो वेलोसिटी के हैं उनमें सदा ध्यान रखें कि √t में आएगा सदा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/√m पे निर्भर करती हैं सभी तरीका की वेलोसिटीज गैसेज के लिए, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी √8 kT/πm होती है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3 kT/m होती है। उसके अलावा जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो √2 kT/m होती है। ये भी याद रखें, साथ साथ ये भी याद रखें कि एक्सपेक्टेशन Vx, एक्सपेक्टेशन Vy, एक्सपेक्टेशन Vz ये 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है उनका एवरेज जब लिया जाता है तो शून्य आता है। और एक्सपेक्टेशन Vx स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन Vy स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन Vz स्क्वायर उनकी वैल्यू kT/m होती है, तो वो भी टेम्परेचर की डिपेंडेंसी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखे जाते हैं लगातार। साथ साथ ध्यान रखें कि जब हमारा प्रेशर की बात होती है तो जैसे जैसे हाइट ऊपर की तरफ हम चलते हैं तो हाइट के साथ साथ जो है प्रेशर वो घटता चला जाता है, और जो डिक्रीजमेंट है हाइट के साथ प्रेशर का वो इस रिलेशन से करता है P = P0 e⁻⁻mgh/RT, जहाँ पे h हाइट है और T यहाँ टेम्परेचर है, m यहाँ पे मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, जो हमारी गैसेज हैं उनका एटॉमिक मास, और P0 जो है वो प्रेशर है जो अर्थ की h = 0 पे, अर्थ की सरफेस के ऊपर, और P प्रेशर है हाइट h पे। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, P = P0 e⁻⁻mgh/RT की डिपेंडेंसी भी पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो मैंने डिस्कस किया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो e = 0 में होते हैं और e > 0 में होते हैं। तो e > 0 में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है उनकी तादाद जो होती है वो बराबर होती है n/T/3/2 के। तो यहाँ से एक्सप्रेशंस हमें ऑब्टेन होता है n e = 0, e = 0 में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और 1 - T/3/2 पर निर्भर करती है, और Tb जो बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू 0.084/γ⁻²/2/3 h² m के n/v⁻²/3 होती है। तो ये फॉर्मूले भी डिपेंडेंसी जो है वो सब याद रखें। ये बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर डेंसिटी की पावर 2/3 पर निर्भर करता है। गामा यहाँ पे 2s+1 होती है, जहाँ s स्पिन ऑफ द पार्टिकल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे। कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन में ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, इसको भी ध्यान रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन T⁻3/2 पर निर्भर करता है और प्रेशर पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता है। जैसे क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हम टेम्परेचर को भी दूना कर दें, प्रेशर को भी दूना करें तो डिफ्यूजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ 2⁻3/2 हो जाएगा, 2 दूना करने पे यहाँ 2 होगा, तो 2⁻½ टाइम्स जो है डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगी फिर भी, अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डबल करें। और यहाँ पे ये भी देखें कि यहाँ डिपेंडेंसी टेम्परेचर पर ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन रेट जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा होती है। इसीलिए जो गैस का लीकेज है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ डिफ्यूजन रेट जो है उसकी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर में जब टेम्परेचर बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर से कम होता है तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो T⁵/2 पर निर्भर करती है, एनर्जी इन सच ए केसेज। और Cb जो स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है उसकी वैल्यू 5u/2T होती है। तो ये क्वेश्चंस भी सीधा सीधा पेपर में पूछ लेता है कि अगर बोस कंडेंसेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो U टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करेगा और Cb U और T के टर्म्स में क्या होगा। तो यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। जो फर्मी एनर्जी है टेम्परेचर T के ऊपर, उसकी वैल्यू होती है फर्मी एनर्जी एट T = 0 और ब्रैकेट में टर्म आती है 1 - π² kBT/EF, फर्मी एनर्जी है 0 और इसका पूरे का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस में हम देखेंगे जब फर्मी एनर्जी टेम्परेचर T पर पूछ ली जाती है, टेम्परेचर 0 पर दे दी जाती है, टेम्परेचर बता दिया जाता है इस टेम्परेचर पर निकालिए,
तो ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और इसे सॉल्व कर दें। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, फर्मी एनर्जी टेम्परेचर का स्ट्रांगली डिपेंडेंट फंक्शन है। और ये फर्मी एनर्जी जो होती है वो 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होती है। सबसे कम सीजियम के लिए और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम के लिए होती है, ये भी ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, CBE इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट, ये ध्यान रखें। और ये पाई स्क्वायर 2 kT/F × R इसका एक्सप्रेशंस होता है। तो CB जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो ध्यान रखें कि अगर कई बार लेटेस्ट पे क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट होता है उसमें स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर T³ होती है, काफ़ी पूछा जाता है, डिवाइड T³ लॉ, यह है फेमस। कॉम्पिटिटिव दुनिया में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है डिवाइड T³ लॉ, कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट है वो हमारी T³ पर निर्भर करती है, जो सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट है, ये भी ध्यान रखें। ये स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड है वो T³ पे, लो टेम्परेचर पे फार्मूला वैलिड है। हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट है वो 3R होती है, 6 कैलोरी पर ग्राम एटम केल्विन, वो भी याद रखें। और वो डूलिंग पैकेट लॉ कहलाता है। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है वो उसकी वैल्यू होती है Z = 8 पाई स्क्वायर I kT/h², जहाँ पे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो Z यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है इन द केस ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। जो हमारी डायटोमिक गैस होती हैं जब वो रोटेशनल मोशन करती हैं, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डायटोमिक गैस का I है तो उसका ये हमारा पार्टीशन फंक्शन होगा, ये भी पूछा जाता है। बाय टेम्परेचर A/R भी होता है, TC 8/27 BR होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर ये बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/R भी होता है। और मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो ½ kT होती है। यहाँ से भी क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते हैं इन तीनों चारों पर टेम्परेचर के फॉर्मूले। तो बॉयल टेम्परेचर्स A/R भी, क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 BR, TI 2A/R भी, और मोस्ट प्रोबेबल जो एनर्जी है वो ½ kT होती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे होंगे, सभी जो डिपेंडेंसी हैं वो मेरी ये टेम्परेचर पर थी, फिजिकल पैरामीटर्स। एक दो चीज़ें और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मुझे इसमें और डिस्कस करनी है, वो मैथेसन रूल है, लगातार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव दुनिया में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस में उसे कहूँगा कि अगर हमारी मेटल्स है और पूछता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेसिस्टिविटी की कैसे निर्भर करती है, तो ρT प्रोपोर्शनल टू T5 होता है जब हमारा टेम्परेचर लो होता है, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर की पावर 5 पर निर्भर करती है। और ये हमारा प्रोपोर्शनल टू T होता है जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है। तो ये मैथेसन रूल कहलाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल के लिए। इस पर भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी लगातार पूछी जाती है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये दोनों जो हमारी C थी स्पेसिफिक हीट, वो दो तरीक़ा की होती है, लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट और एक हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारी लेटेस्ट हीट जो होती है लो टेम्परेचर पर वो AT³ पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉनिक जो है वो BT पर निर्भर करती है। तो ये लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये याद रखें कि इंसुलेटर्स में ये वैल्यू 0 हो जाती है, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट है ये 0 हो जाती है, तो ये केवल लेटेस्ट वाली बचती है AT³। और अगर मेटल है तो उसमें लेटेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों होंगी, तो उसमें AT³ + BT लें। A और B यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हैं और T यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ इस वाले फार्मूले पे बेस क्वेश्चंस और इस पर बेस क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर इंटरवल पे देखे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। CV को ये भी याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो फर्मी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कई बार तो यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर देगा, फर्मी एनर्जी देगा, CV की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट करा लेगा, तो यहाँ पे वैल्यू को सिंपली पुट कर दें और कैलकुलेट कर लें। तो सदा याद रखें कि जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी है उसे बहुत अच्छे से तैयार करें। सभी फिजिकल पैरामीटर्स में देख लें कि टेम्परेचर कैसे कैसे फिजिकल पैरामीटरों के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर आप सारी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कर लेते हैं तो एक या दो क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में रेगुलर यहाँ से पूछा ही जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है या इस तरीक़ा की जो अप्रोच है जिसमें एक ही वीडियो के अंदर जो डिपेंडेंसी हैं ज़्यादातर इसमें डिस्कस कर दी गई हैं, और ख़ास तौर से मैंने वो भी फोकस कर दी हैं, जैसे ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है तो उसको थोड़ा और ज़्यादा फोकस करके डिस्कस कर दिया है। तो निश्चित तौर से आपको इनरिच करेगा, आपके कंसेप्टों को इनरिच करेगा, रिवीजन भी देगा, और कुछ चीज़ें जो आपकी पकड़ में नहीं आई थी अभी तक उन्हें भी इसमें देख लें, नोट डाउन करते रहें, और इस चैनल को लगातार इसके कंटेंट को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।